इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं कबीर, जो बंगाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो हम उनकी इस दरख्वास्त को एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे हैं आप कबीर? जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप बहुत कैसे हो बढ़िया। सर? मैं एकदम ठीक हूँ कबीर, थैंक यू सो मच। आप अपने जी, बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी बताना चाहें, प्लीज बताइए हमें। जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। एक रूरल गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। ओके। मेरा एजुकेशन ज़्यादा हुआ नहीं है। मैं 12th तक ही पढ़ा हूँ और किसी एक कंपनी में एज़ अ ठेकेदार या कुछ ऐसा कह लो आप, ऐसे काम करते थे हम एक ओके। टाइम में। वो काम मेरा लास्ट ईयर छूट गया है और काफ़ी टाइम में हम बेरोज़गारी थे 2-4 महीने और मेरी लाइफ में 3 मेजर इवेंट हुआ है जिसके बाद हम फाइनेंशियली तो ब्रोक हुआ ही है मेरा। मेंटली भी थोड़ा इश्यू हो गया था। फिलहाल के लिए आज की डेट पे मैं एक रैपिडो ड्राइविंग के काम करता हूँ। तो आपने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करी है एंड जी, पिछले साल तक आप एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। अभी आप रैपिडो ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। जी, जी। आपके परिवार में कौन कौन है कबीर? जी, मेरा मम्मी-पापा दोनों हैं और मेरे 2 भाई हैं, उनके फैमिली अलग है और मैं अपने मम्मी-पापा के साथ रहता हूँ और मेरा बीवी है, जो कि अभी उनके माँ-बाप के पास ही है। वो प्रेग्नेंट है एक्चुअली, अच्छा। तो उन्हीं के पास है। एंड आपकी उम्र कितनी है कबीर? मेरा 30। परिवार जी, का, माँ बाप का जो पूरा जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। जी, जी। ठीक है। तो आपके परिवार में माँ पापा हो गए, आपकी वाइफ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, एंड आप खुद हैं। ठीक है। जी। आप दोनों की डिलीवरी कब ड्यू है? अभी 3 महीने बाकी है। अच्छा, ओके, तो मतलब करीब दिसंबर में। जी। आपने बताया कि आपके साथ कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको काफी झटका लगा। आप कंफर्टेबल हैं उस इवेंट को शेयर करने में हमारे साथ? जी, बिल्कुल। बताइए प्लीज। जी, मेरा 2 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। अच्छा। तब एक काफ़ी अमाउंट हमारा खर्चा हुआ था, काफ़ी एसेट जो था उस टाइम बेचना पड़ा था। फिर कुछ टाइम बाद हमने शादी की और मैं क्योंकि मेरा ठेकेदारी का काम था तो वो जो लेबर या कुछ ऐसे होते हैं उनको एडवांस पेमेंट करना होता है। तो मेरा ये नॉर्मल था कि मैं लोन लेता था और उनको देता था, फिर मेरा बिल आता था तो मैं क्लोज़ कर देता। लेकिन लास्ट ईयर मैंने एक लोन लिया, फिर काम चल रहा था ठीक-ठाक। लेकिन साइट में कुछ इश्यू हो गया था जिसके कारण मुझे वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गया, काम भी बंद हो गया। फिर कुछ पैसे मिले थे कंपनी से, उस पैसों से हमने मेरा पापा का एक बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं वहीं पे मतलब चालू कर दिया। लेकिन वो हुआ नहीं और वो दुकान अभी बंद है। फिर जो लास्ट इवेंट मेरे साथ हुआ है, मेरा एक बेबी हुआ था, बट वो प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गया था। वहाँ पे थोड़ी अमाउंट काफ़ी खर्चा हो गया। मैं तो बताना नहीं चाहता क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो कुछ दिनों बाद सर्वाइव नहीं कर पाए। इसी के कारण काफ़ी मेंटल इश्यू भी हो गया था। कई महीना हम मेरा फैमिली पूरा ट्रॉमा में था, कोई काम नहीं कर पाया 2-4 महीने। फिर मैंने एक ईएमआई पे एक बाइक ली, ड्राइविंग सीखी, फिर मैं फूड डिलीवरी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फूड डिलीवरी में बहुत रात तक रहना पड़ता है, तो वो काम मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर रैपिडो में काम कर रहा हूँ 2-3 महीने से, तो वहाँ पे मुझे कम्फ़र्ट भी हो रहा है और अर्निंग भी ठीक-ठाक ही है उसमें। काफी मुश्किल जिंदगी रही है। हाँ। जी। जब आपका प्रीमेच्योर बेबी सर्वाइव नहीं कर पाया, तो मैं समझ भी नहीं सकता हूँ, जान भी नहीं सकता हूँ, कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए। जी, बिल्कुल। क्या आपकी वाइफ ठीक है? वो इससे उबर पाई जी, हैं? अभी तो ठीक ही है और जबकि वो फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हुआ है, हालाँकि हमने मेडिकल जाँच भी कराया, वो ठीक है। ठीक। अभी वो बट सही है, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा, तो हम उनके मायके में रख के वहीं पे हैं। अच्छा किया। चलिए फिर कबीर, हम जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, एंड जानेंगे कि किस रूप से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियली सिक्योर जिंदगी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2-3 महीने हुए हैं आपको रैपिडो चलाते हुए, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप महीने के कितने कमा लेते हैं? सब कुछ जो आपके खर्चे वगैरह, प्लेटफॉर्म फीस, उस सबको देने के बाद आपका महीने की आमदनी कितनी होती है रैपिडो से? अब 24,000
मान सकते हैं। ओके, ठीक। आपके परिवार में और कोई भी एडिशनल इनकम है कि यही पूरी इनकम है? मेरा फादर एक काम करते हैं, ओके, बट उनके ज़्यादा कुछ इनकम है नहीं, और उनके भी थोड़े बहुत लोन्स हैं, तो उनके इनकम से वो अपना लोन्स ही क्लियर कर रहे हो। ओके। तो फिर आप अपने अब खर्चों के बारे में बताइए। लोन, ईएमआई जो भी है, वो सब बाद में बताइए। पहले मुझे जी। सारे खाने-पीने का खर्चा, रहन-सहन का खर्चा, किराए का खर्चा, जो भी कुछ है, वो सब बताइए। किराए का नहीं है, हमारा खुद का घर है वो। ओके। हर रोज़ काम पे जाने के लिए, जो कि हमने बता दिया, हम एक रूरल एरिया में रहता हूँ। हुँ, हुँ। यहाँ से कोलकाता मुझे जाना होता है बाइक पे, काम करने के लिए। तो करीब ₹100 के पेट्रोल मुझे जाने-आने में हो जाता है। लेकिन वो पैसा मैं हटा के ही बताया, अच्छा, जो हटा के बताया। ठीक है, जी। ठीक है। खाने-पीने का खर्चा बताइए। खाने-पीने का 6,000 में हो जाता है। बाकी फ़ोन का बिल, बिजली का फ़ोन बिल, का वो सारा, वो फ़ोन का रिचार्ज रहता है 250 करके, और बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक बिल मुझे देना होता है, वो करीब 400 का आता है महीने। ठीक है। कोई और अपना खर्चा, आपकी वाइफ़ का खर्चा, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट भी हैं। हाँ, 3 से 4,000 अभी उसका, क्योंकि थोड़ा एक हेवी ट्रीटमेंट करना होगा अभी हुँ, उसको, तो बिल्कुल, 3 से 4,000 खर्चा होता है महीने में। ठीक। तो ये अगर मैं 3 चीज़ें जोड़ूँ, करीब 10,000 आता है। आपको ठीक लग रहा है? ₹10,000 महीने का खर्चा इन सब चीज़ों पे? जी, अब इसके बाद मुझे अपने लोन्स के बारे में बताइए, जो सारी ईएमआई चल रही हैं, पहले वो बताइए। आपने बताया था बाइक ली है आपने ईएमआई पे, कुछ और? बाइक जी, अभी तो फ़िलहाल मैं बाइक का ही ईएमआई दे पा रहा हूँ, जो कि 3,595। अच्छा, 95, ओके, ठीक है। और इसकी कितनी ईएमआई बची होंगी करीब? ये मैंने 3 साल के लिए लिया था, कितना टाइम हो और गया? इस मैंने लिया था नवंबर में, अच्छा, पिछले पिछले साल। ठीक है, तो मतलब 25 और महीने बचे हुए हैं। जी, और जो जब मैं कॉन्ट्रैक्शन में था, हुँ, हुँ, तब मैंने 2 लोन लिए थे। हुँ, हुँ, एक 3 लाख का लिया था, ओके। ये पर्सनल लोन जिसका लिया है? क्या लोन जी, है? दोनों दोनों ही पर्सनल है मेरा। ठीक है। हाँ, ईएमआई कितना है? ईएमआई इसका 17,000 आता है, कितना लंबा लोन था? 2 साल का था। तो कितना बचा है इसका? इसका प्रिंसिपल जो बचा है 2,72,000 बचा है अभी तक। अभी मतलब अभी तक आप सिर्फ़ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही ज़्यादा पे कर रहे हैं। जी, मैंने लेने के बाद तो 1 महीने का टाइम मिला था। 1 महीने बाद फर्स्ट ईएमआई आना था, ओके, लेकिन 2 महीने बाद मेरा काम छूट गया था। फिर भी मैंने 3 ईएमआई भरा था उस टाइम, लेकिन उसके बाद मैं नहीं भर पाया। ठीक है। दूसरा बताइए? दूसरा लिया था हमने 2 लाख का। इसका हमने 2 ईएमआई भरे थे, ओके। और इसका 1,82,82 बाकी है अभी प्रिंसिपल। इसका करीब ईएमआई कितना आता होगा? इसका 11,800। ओके, और कोई लोन चल रहा है? जी नहीं, और कोई लोन नहीं है, लेकिन 50,000 मेरे एक फ्रेंड से लिया हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रेशर अभी तक नहीं है, ठीक है, और वो उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है। तो अभी मुझे ये बताइए कबीर कि क्योंकि आपकी आमदनी इसको तो ईएमआई को पूरा नहीं करती है, जी तो मैं क्योंकि आपने सिर्फ़ कुछ ही ईएमआई भरी हैं, बैंक जब आपको कॉन्टैक्ट करता है या पूछता है कि आप ईएमआई कब भरेंगे, तो आप क्या जवाब देते हैं और बैंक क्या जवाब देता है? ये हमने 1-2 बार उनको कहा था कि आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने भी मेरा फाइनेंशियल कंडीशन समझ के कहा कि आप रिस्ट्रक्चर अगर करेंगे तो भी आप शायद नहीं भर पाओगे, तो आप सेटल कर लीजिए उसको। हुँ, हुँ। तो सेटलमेंट की ही बात चल रही है, जो 3 लाख का जो लोन है, हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि आपका 1 लाख या 1,10,000 में उसका सेटलमेंट हो जाएगा, और जो 2 लाख का है, उनका अभी कोई सेटलमेंट ऑफर या कुछ आया नहीं। उनका कहना है कि आप या तो 4+ कीजिए, नहीं तो ईएमआई पे कीजिए। और ब्याज वो जोड़े जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। ओके, समझ गया। तो हर महीने जब आपके ₹24,000 आते हैं, जिसमें से ₹10,000 खर्च हो जाते हैं, तो ₹14,000 बचते हैं। उस ₹14,000 का आप क्या करते हैं? उस ₹14,000 में मैं जो फ्रेंड 50,000 उसका अभी तक ड्यू है, वो कि 70,000 था, उसको मैंने 20,000 दे दिया, और एक मेरा फादर का पूरा वो बाकी था किसी के पास, तो उसको दे दिया। अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे है नहीं,
शायद 10,000 होगा मेरे पास। आपके पास क्या एसेट है? कुछ भी और है? क्योंकि आपने बताया ऑफ कोर्स कि जब आपका डिवोर्स हुआ तो तब आपको बेचना पड़ा, फिर ऑफ कोर्स बिज़नेस चला गया, हाँ। बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, उसपे भी तो खर्चे काफ़ी हुए, लेकिन कुछ भी एसेट है जो आपके पास अभी बचा हुआ है या है? एसेट एक ज़मीन है, इसका कीमत ज़्यादा नहीं होगा, शायद 100 या 5 लाख होगा। ओके, लेकिन ज़मीन अभी भी मुझे मिला नहीं, क्योंकि वो मतलब परदादा का जो एसेट है, वो अच्छा। जब मतलब बँटवारा होगा तब मिलेगा मुझे। अभी अभी तो आपके पास वो ज़मीन नहीं है। कुछ सोना वग़ैरह? जी नहीं, गोल्ड जो था मैंने वो सब डिवोर्स चला के गया। टाइम। आपका जो घर है, वो हाँ, क्या आपके नाम पे है? आपके पिताजी के नाम पे है? माताजी के नाम पे है? पिताजी थे ना। क्या आपने इस घर के अगेंस्ट लोन लेने का कभी सोचा है? जी, ये नहीं सोचा मैंने। ओके। क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर है कबीर, एंड वो तो आपको पता ही होगा, एंड ऐसा है हुँ, कि आपके सर पे ये कर्ज़ है, एंड आपने अभी-अभी एक इनकम जनरेट करनी शुरू करी है। आई एम श्योर धीरे-धीरे करके वो भी आगे बढ़ेगी, आपके पास और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप अपनी इनकम भी बढ़ाएँगे, लेकिन आपके सर पे जो ये तलवार है कर्ज़ वाली, और जो आपके पिताजी के सर हुँ, पे भी है, जिसकी वजह से वो भी हैंड टू माउथ करते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़, 3 महीने के अंदर आपके परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला है। उनकी डिलीवरी का खर्चा होगा, उनको पालने का खर्चा होगा, और वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी आपको कोई भी आइडिया है कि आपके घर की वैल्यू कितनी होगी? बहुत छोटा घर है यार, ज़मीन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 6-7 लाख हो जाएगा उसका। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने एक रूरल एरिया में रहा, यहाँ के ज़मीन के प्राइस ज़्यादा है नहीं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके जो पर्सनल लोन है कबीर, वो अगर आप सेटल भी करना चाहेंगे उसके लिए पैसे लगेंगे। अगर आप पे करना चाहते हैं उसके लिए पैसे लगेंगे, और ये दोनों लोन बहुत महँगे हैं। प्लस आपके पास अभी कोई भी सरप्लस कैश नहीं है। भगवान ना करे अगर कुछ भी और इमरजेंसी आ जाएगी, आपको फिर से एक लोन लेना पड़ेगा और आप इस चक्रव्यूह में फँसते रहेंगे। तो मेरी लोन पहली तो राय ये मैं रहेगी। दोबारा हाँ। लोन तो मैं दोबारा नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। बिल्कुल। और मैं चाहूँ कि कभी भी ज़िंदगी में कभी कोई मजबूरी ना हो जिसकी वज़ह से आपको लोन लेना पड़े। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो हम प्लान नहीं कर सकते। जी। अगर डिलीवरी में खर्चा लगेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। बच्चे पालने पे भी खर्चा तो होगा ही, उसके पास उसके हुँ, लिए भी हुँ। पैसे नहीं हैं। तो कभी ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें इतनी जुड़ती रहेंगी कि किसी पॉइंट पे फिर आपको कोई और चारा दिखेगा नहीं, आपको एक लोन लेना ही पड़ेगा। और वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ फिर से ना हो, क्योंकि आप पहले ही उसमें बहुत फँस चुके हैं। तो एक जी। ज़रिया जो मैं देख सकता हूँ, वो ये है कि आपका जो घर है, जो पूरी तरह से आपके पिताजी के नाम पे है, अगर आप उसको गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट एक लोन ले लें। इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, LAP। लोन जी। अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, वो आपको मिल सकती है। ज़्यादातर जो है, जो भी घर की वैल्यू होती है, उसका 75 से 80% आपको लोन मिल सकता है। एंड ये पर्सनल लोन से बहुत सस्ता होता है, होम लोन से थोड़ा महँगा होता है। तो अगर होम लोन आपको 8.5 या 9% पे मिलेगा, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको 9.5-10% पे मिल सकता है। लेकिन बेस्ट चीज़ ये होती है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। तो आप ये 10 साल का लोन ले सकते हैं, तो आपकी ईएमआई जो है बहुत कम हो जाएगी। फ़र्ज़ करिए, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ, अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं और वो 9.5% पे लेते हैं, 5 साल के लिए भी लेते हैं, तो आपकी ईएमआई सिर्फ ₹10,000 बैठेगी। अगर इसी 5 साल को आप 10 साल कर देते हैं, तो आपकी ईएमआई ₹6,470 बैठेगी, जो कि काफ़ी कम है, और आपको वो ₹5 लाख मिल जाएँगे, जिस 5 लाख से आप अपने दोनों पर्सनल लोन की सेटलमेंट कर सकते हैं। पूरा पैसा तो देने की अब बिल्कुल भी सोचनी नहीं है। तो ₹1,10,000 आपके पहले लोन का सेटल हो जाएगा। अगर हम उसी एवरेज से लेके चलें कि कितने का उन्होंने सेटल किया है और दूसरे लोन पे वो लागू कर दें, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा लोन जो है वो करीब 75,000 में सेटल हो जाए। तो ये दोनों लोन चुकाने में आपको करीब ₹1,85,000 लगेंगे, या लगा लीजिए मोटा-मोटा ₹2,00,000 लगेंगे। आपके पिताजी के जो लोन हैं, वो करीब कितने के होंगे, कुछ आइडिया? उनका ज़्यादा होगा, 40-50 अराउंड में और। ठीक है। तो वो भी अगर आपने चुका दिए, आपने दोस्त के भी चुका दिए, तो आप लोन से मुक्त हो जाएँगे। आपके पास सिर्फ़ एक ही लोन होगा, जो कि ये घर का लोन होगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड आपके पास फिर 3 लाख को चुकाने के बाद 1 से 2 लाख रुपए अपने पास होंगे। एंड ये 1 से 2 लाख रुपए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये 1 से 2 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड है। कभी भी कुछ भी हो जाए, उसकी सेफ्टी है, उसका इंश्योरेंस है। आपके आने वाले बच्चे के लिए एक सेफ्टी नेट है। एंड अगर इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आपको अपना ₹24,000 का इनकम है, उसमें से ₹10,000 आपके खर्चे पानी में चले जाते हैं, ₹3,500 आपके बाइक की ईएमआई में चले जाते हैं। मान लीजिए ₹6,500 आपके इस होम लोन में चले जाएँगे, तो ₹20,000 में आपका पूरा खर्चा पूरा हो जाएगा।
एंड उसके बाद अभी भी 3 से 4 हजार रुपए आपके पास बचेंगे, जो कि आप फिर अपने अपने महीने के एक्स्ट्रा खर्चे के लिए यूज करना शुरू कर सकते हैं, या धीरे धीरे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। प्लस 1 से 2 लाख रुपए जो आपके पास एक्सेस रह गया है आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बाद, वो तो हमेशा आपके पास है ही, जो आप सिर्फ और सिर्फ जरूरत के समय पे यूज करेंगे एंड कहीं भी फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। ये एक तरीका है जिससे आप धीरे धीरे करके अपने लोन को चुका सकते हैं, क्योंकि वो अब एक लंबा लोन बन जाएगा जो कि कम से कम ईएमआई के रूप में इतना भारी नहीं पड़ेगा जितना कि एक पर्सनल लोन पड़ेगा। एंड आपके पास एक सेफ्टी नेट बन जाएगा कैश का, और मंथली एक एक्स्ट्रा 3 से 4 हजार रुपए बफर का। लेकिन एक डाउट है, क्योंकि हाँ जी। मेरा तो अभी सिबिल स्कोर काफ़ी खराब होगा, तो फिर भी मुझे लोन मिल सकता है? हाँ जी, क्योंकि आप सिबिल स्कोर के हिसाब से नहीं, आप अपने प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख के इस लोन को ले रहे हैं। तो हाँ, आपका सिबिल स्कोर काफी खराब होगा एंड ऐसा हो सकता है कि आपको ये लोन महंगा मिले, लेकिन क्योंकि आप अपना घर गिरवी रख रहे हैं, तो कीमत जो है वो घर की है, अदा करने की क्षमता आपकी है। लेकिन अगर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप अदा नहीं कर पाए, तो बैंक को पता है कि वो घर जो है, वो जो गिरवी रखा गया है, उससे वो अपना लोन वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये जरूर होगा कि आपको ये लोन महंगा पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, ये लोन आपको मिल जाना चाहिए। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपने, एंड मैं दाद देता हूं आपकी कि आपने हार नहीं मानी, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपने फिर बाइक ली, फूड डिलीवरी ट्राई किया, वो नहीं जमा, फिर आप अब रैपिडो कर रहे हैं। प्लीज ये देखते रहिएगा कि कैसे आप अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक जरिया रहेगा आपके पास एक सेफ्टी कुशन बनाने का। जितनी भी मेहनत करके, क्योंकि अभी आप 30 साल के हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, अगले 10 साल आपकी जिंदगी के बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 40 साल की उम्र तक कबीर जितनी मेहनत करके अपने 24,000 रुपए की महीने की तनख्वाह को बड़ा करने की कोशिश, 26 तक, 27 तक, 28 तक, 30 तक ले जाने की कोशिश, 35 तक ले जाने की कोशिश, वो करिएगा। क्योंकि जितना भी एक एक्स्ट्रा कमा पाएंगे आप, उसको अगर आप कायदे से इन्वेस्ट करेंगे, तो 40 तक एक ऐसे मकाम पे पहुंचेंगे जहां आपको ऑफ कोर्स ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि 10 साल में ही ये सब चेंज हो जाएगा। आप 10 साल तक रैपिडो नहीं चला रहे होंगे, और सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता होगी, और जहां भी आप जाना चाहें, जो भी नया काम करना चाहें, या बिजनेस खोलना चाहें, या अपने पिताजी की दुकान में उनको मदद करना चाहें, या कुछ और करना चाहें, वो करने की क्षमता होगी, क्योंकि आपके पास पैसे की बैकिंग होगी। तो बहुत जरूरी यह है कि आप हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस से बाहर निकलें, जो कि अभी तो बिल्कुल है, लेकिन होपफुली इस लोन के बाद थोड़ा सा बफर रहेगा। उस बफर को जितना बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम वो 4,000 रुपए ही लेके चले, जो कि आप हर महीने बचा सकते हैं, अगर आप अपना 24,000 रुपए का इनकम रखते हैं, 10,000 रुपए का खर्चा होता है, 3,500 रुपए की बाइक है, 6,500 रुपए का होम लोन है, तो वो 4,000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करें हर महीने, और उसको अगर आप 5% से हर साल बढ़ाएं, और अगर आप इसको 15% तक डालते रहें, तो यही करके 20 साल के अंदर आपके पास करीब 70 लाख रुपए होंगे। 70 लाख? 70 लाख रुपए होंगे, 4,000 सेव करके, सिर्फ 4,000 रुपए की एसआईपी करके। लेकिन शुरुआत करनी है। अब यही 4,000 को अगर आप थोड़ी और मेहनत करके बोलते हैं कि यार मेरे को अपनी 24,000 की तनख्वाह को 28,000 रुपए करना है, और जो 8,000 रुपए अब होंगे, उसमें से 2,000 रुपए मैं फैमिली को डालूंगा, लेकिन बाकी 6,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 4,000 रुपए नहीं। तो वो 6,000 रुपए भी अगर आप करेंगे और 20 साल के लिए करेंगे, आपके पास 1,06,00,000 रुपए होंगे। लेकिन लंबे दौरान तक ये कमिटमेंट करनी बहुत जरूरी है, और वो तभी होगी जब आप अपने लिए एक इनकम का बफर बनाएंगे। तो लोन रिस्ट्रक्चर करिए, एक होम लोन लेकर, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे बोलते हैं, और फिर फोकस करिए कि आप धीरे 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 अपने इनकम को बढ़ाएं, ताकि जितना भी सरप्लस हो, उसको आप एक डिसिप्लिन रूप से इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है सर। बढ़िया। मैं आशा करता हूं कि ये आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो, एंड जो बच्चे के रूप में आपके परिवार में खुशी आने वाली है, वो खुशी के साथ साथ बदलाव भी लाए। आप सब लोग आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, तरक्की करें, इसी कामना के साथ दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट कबीर। थैंक यू सो मच। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।